वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस IAS रीड एफ एड्यू। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम CSET 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। साथ में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कैसे हम CSET में फेल ना हो, इजी क्वेश्चंस कैसे हम फाइंड आउट करें, और साथ में जो ट्रिक्स या टिप्स हो सकती हैं, फॉर्मूले हो सकते हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन दीज कॉन्सेप्ट्स, ये आपको एग्जाम में काम आएंगे, यही घूम फिर कर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अभी तक हमने जैसे लास्ट लेक्चर में इनफैक्ट देखा जहाँ हमने 9 क्वेश्चंस देखे, बहुत इजी थे, जिसमें 7 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल थे, एक ही जैसे थे इनफैक्ट। तो ये 7 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए। जैसे ही आप 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो जो आपको 27 क्वेश्चन करने, आपका 1/3 काम तो लगभग हो ही गया, 1/4। ये वाले क्वेश्चंस इस टाइप के भी UPSC लगभग हर साल या हर दूसरे साल पूछता आया है पिछले 7-8 सालों में। तो क्वेश्चन ये कहता है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100, जिनमें 4 एक डिजिट तो है लेकिन नॉट डिविजिबल बाई 4। इसके लिए आप क्या करोगे, नंबर्स लिख लो सिंपल। और क्या करोगे, नंबर्स आपको 1 से 100 तक जो दिखेंगे, 4 दिखेगा, 14, 24, 34, देन 40 से 49 तक सारे हो जाएंगे, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, देन ये इसके बाद आपको 54 दिखेगा, 64 दिखेगा, 74, 84 एंड 94। अब इसमें से आप देख लो जो डिविजिबल बाई 4 हैं, ढूंढ के निकाल लो, जो बाकी बचेंगे नॉट डिविजिबल बाई 4 है। ठीक है, 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है, वो 2 से 2 बार डिवाइड होना चाहिए। एंड में आपका 4 हो तो चांसेस होते हैं डिवाइड होने के, बट आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि 2 से 2 बार डिवाइड होता हो। जैसे 54 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। तो देख लेते हैं, नंबर्स आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं। जो 4 से डिविजिबल है, 4 है, देन 24 है, इसके बाद 44 है, एंड देन आपका 48 है, देन 64 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, देन 84 भी हो जाता है। टोटल अगर आप देखो ये 1 2 3 4 7 ऐसे नंबर्स हैं, 40 भी डिविजिबल है। 7 नंबर्स हैं जो 40 से डिविजिबल है। टोटल आपको ये अगर देखोगे 19 नंबर्स हैं, तो 19 - 7 = 12 ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। आंसर आ गया। 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन आप कर ले जाओगे और आपके 2.5 नंबर 2.5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। देन अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। बेसिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम आप जो भी फॉर्मूले हैं वो स्क्वायर का आप, ठीक है, इनके जैसे स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, इनका आपको पेरीमीटर वगैरह पता होने चाहिए। जो भी 3D फिगर्स हैं, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, देन इस तरह की और भी जो चीज़ें हैं, सिलेंडर हो, इनके आपको वॉल्यूम्स की और सरफेस एरिया, इनके फार्मूलेस पता होने चाहिए। वो हम ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पर हम बात की थी फार्मूलेस की। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। X and Y बी द वॉल्यूम्स, Mn एंड मास हैं, मेटेलिक क्यूब्स हैं P and Q। क्यूब्स का वॉल्यूम अगर आपको पता हो तो ये क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का। सपोज ये साइड A है तो इसका वॉल्यूम होगा A3, A × A। ठीक, तो P and Q के हैं। ईच साइड ऑफ Q इज़ 2 times दैट ऑफ P। तो मान लेते हैं ये P है और ये Q है। P की जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो A है, एंड ईच साइड ऑफ Q, तो ये हो गई 2A, 2 टाइम्स है। और दूसरी चीज़ है, मास ऑफ Q इज़ 2 times दैट ऑफ P। ठीक है, मास 2 टाइम्स है, M और N मासेज है। तो P का मास M है और इसका मास N है, N = 2M आपको दिया हुआ है। ठीक, अब इन्होंने कुछ कंडीशन दे दी, U = M/X एंड V = N/Y। वॉल्यूम भी निकाल ही लेते हैं। वॉल्यूम X है, X = हो जाएगा A3, एंड इसका जो वॉल्यूम Y है, Y = हो जाएगा 2A3, मतलब 8A3, 8A3, ये हो जाएगा वॉल्यूम। अब निकाल लो, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा। U और V के बीच में रिलेशन निकालना है। U = M/X एंड V = N/Y, तो सीधे U/V कर देते हैं हम, V = N/Y। ठीक है, इसमें हम एक काम करते हैं कि U = M/X, किसी को भी किसी के टर्म्स में रख देते हैं। N = 2M है, ठीक है। U/V हो जाएगा 2M, यहाँ M है, X क्या है, A3 है, Y है 8A3। ठीक है, M/A3 एंड यहाँ पर हो जाएगा 8A3।
m से m कट जाएगा, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, ऊपर आपका 1 बचेगा और अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो u अपॉन v आ जाएगा आपका 4, राइट। ये 4 बचेगा और अल्टीमेटली 4 आपका ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका है u अपॉन वी इक्वल टू 4, u इक्वल टू 4v। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह से ये भी एक इजी क्वेश्चन है। तो इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो एक्सपेक्टेड है ही। देन ये एज का क्वेश्चन है। अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आप क्या लोगे, IAS बनने जा रहे हो, CSET में ये क्वेश्चंस बहुत से लोग छोड़ आते हैं। बात ये नहीं होती है कि लोगों को आता नहीं, छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग बहुत से आसान क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जब हम खुद भी रियल टाइम एग्ज़ाम देते हैं तो आसान क्वेश्चन ढूंढने में आपको मतलब परेशान हो जाते हैं हम लोग। ठीक, एज एवरेज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज़ 20 ईयर्स। सपोज टीचर की एज आपकी T है, स्टूडेंट की एवरेज एज S है, तो आप कहोगे 3S प्लस T इक्वल टू अपॉन 4। टोटल 4 हो गए ना, 3 ये लोग एंड 1 ये, टोटल 4 लोग। एवरेज यही होता है, टोटल अपॉन नंबर, टोटल एज अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। एवरेज एज हुई ये 20 है। और दूसरा इन्होंने कहा कि सारे स्टूडेंट सेम एज के हैं, इसीलिए हमने 3S की बात की थी। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज़ 20 ईयर्स। अगर हम कहें टीचर T इक्वल टू S प्लस 20, सॉल्व कर लो इसको। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। T इक्वल टू S प्लस 20 रख दो तो 3S प्लस S प्लस 20 अपॉन 4 इक्वल टू 20। ये 4 आपका यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4S प्लस 20 इक्वल टू 80। अल्टीमेटली 20 यहाँ जाके 60 होगा, S की वैल्यू आएगी आपकी 15। आंसर आ जाएगा आपका 15 ईयर्स स्टूडेंट का। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, एज ऑफ टीचर। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ 15 होता, बहुत से लोग गलत कराते हैं, तो एज ऑफ टीचर क्या होगी, 15 में आप 20 ऐड कर दोगे तो एज ऑफ टीचर हो गई 35 ईयर्स। 35 साल का है टीचर। ठीक, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। एवरेज पता होना चाहिए। एवरेज क्या होता है, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल पीपल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, एज की, हम टोटल वैल्यू निकाल ले रहे हैं, राइट। एवरेज पर एक और क्वेश्चन भी यहाँ इसी पेपर में पूछा है। देन ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पर पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और हम मतलब 6-7 क्लास में ये चीज़ें पढ़ते हैं। एक आदमी ने कार खरीदी और 3 लाख रुपए में बेच दिया, अगर उसे 20% का लॉस हुआ तो कितनी की खरीदी थी। ठीक, 20% लॉस पर बेच दी, मतलब 80% है आपका 3 लाख। 100% निकाल लो क्या होगा, 100% इक्वल टू 3 लाख इंटू 100 अपॉन 80। तो ये हो जाएगा आपका 1.25, और 3 से 1.25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3.75 लाख। देख लो 3.75 लाख क्या, डी आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ तो है नहीं, इजी है। बस आपको ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने, अगेन एंड अगेन मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ। बाकी ये फॉर्मूले लगाते रहो, CPSP नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद फिर पैसेज आ गए, पैसेज अभी हम छोड़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन परसेंटेज पर है, वही प्रॉफिट लॉस वाली बात फिर होगी। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में बस ये पता होना चाहिए कि A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है। बहुत बच्चों वाली चीज़ है। 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है, बात खत्म हो गई। ये पूछ रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट देता है एक बंदा किसी आर्टिकल पर और सर्विस टैक्स लगाता है। तो 3 केसेस हैं। एक केस में वो पहले 10% डिस्काउंट देता है, फिर 20%, फिर सर्विस टैक्स लगाता है। दूसरे केस में पहले 20% डिस्काउंट देता है, फिर 10%, फिर 10% सर्विस टैक्स लगाता है। यहाँ पर पहले सर्विस टैक्स 10% लगाता है, फिर डिस्काउंट जितना देता है। तो क्या है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, या सारे इक्वल हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये A इंटू बी, बी इंटू ए है, और आपको डिस्काउंट थोड़े से भी आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप एनीवेज आप आंसर पर आ जाते हो डी। लेकिन अगर आपको वैसे ही सॉल्व करके देखना है, आंसर मत निकालो। सपोज़ वैल्यू जो थी वो आपकी 100 थी, ठीक है, 100 रुपीज़ आपकी इनिशियल वैल्यू है। सक्सेसिव डिस्काउंट 10% आप देते जा रहे हो, ठीक है। आपने 100 रुपीज़ कॉस्ट है, उस पर 10% डिस्काउंट दिया, मतलब जो भी वैल्यू 100 इंटू 0.9, राइट, 10% यही होता है ना, ठीक है। और यहाँ पर फिर 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब जो ये अमाउंट है इस पर 20% डिस्काउंट दिया, मतलब इंटू 0.8। और जो ये पूरी अमाउंट है इस पर आपने सर्विस टैक्स लगाया 10%, मतलब इंटू 1.1 आप कर दोगे, राइट। तो केस 1 में ये कॉस्ट हुई। केस 2 में क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट 20-10 पहले दे दिया, तो 100 इंटू 20% डिस्काउंट इंटू आपका 10% डिस्काउंट
इंटू सर्विस टैक्स। तीसरे केस में क्या है 100 इंटू 10% सर्विस टैक्स 1.1 इंटू सक्सेसिव डिस्काउंट 0.8 इंटू 0.9। मल्टीप्लाई करके देखना हो तो देख लो, अदरवाइज़ आपको दिख ही रहा है कि यही है। A इंटू बी इंटू सी है, यहाँ पर आगे पीछे कर दिया तो आंसर आपका आ गया ऑल ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। बात वही है, आप पहले चाहे 20% डिस्काउंट दो चाहे बाद में दो, ठीक है। टोटल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये आएगा, पहले आपने 10% डिस्काउंट दिया तो 90 रुपये हो गया, फिर उसके ऊपर 80% आप अगर देखोगे तो उसका हो जाता है 72। उस पर अगर आप 1.1 जाओगे तो 72 प्लस 7.2 इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, 79.2। तो बहुत लोग सॉल्व करने लग जाते हैं, सॉल्व करने की पूछा तो है नहीं, वैल्यू तो पूछी नहीं, क्यों आप मल्टीप्लाई करोगे। तो बस इतना, ये आपको ये चीज़ नहीं करनी है, टाइम बचाने के लिए सी सेट में ये चीज़ नहीं करनी है। बहुत से क्वेश्चन हम देखते जा रहे हैं लगातार जहाँ से आंसर्स नहीं पूछ रहे, बस पूछ रहा है क्या ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ है, राइट। तो सॉल्व नहीं करना है। देन ये जो लेटर्स नंबरिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ये भी काफ़ी इजी होते हैं। A to Z नंबर 1 to 26 होते हैं, ये नॉर्मल ऐसे लिखे जाते हैं, आपको बचपन में सिखाए जाते हैं ABCDEFGH, इनके नीचे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख दो। Z में आपका 26 होता है। बहुत से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जो इस सीक्वेंस में E के बाद F आता है, देन G आता है, उसके बाद H आता है, देन I आता है। तो E का नंबर हुआ 5, F का हुआ 6, GH आएगा 7 8 9, ठीक। अब इशू ये है कि नंबर तो हमारा 7 8 9 है, लेकिन दिया हुआ है आपको 1 5 7 8, ठीक है। देख लेते हैं GHI का जो नंबर है वो बेसिकली है 7 8 9, लेकिन 7 8 9 इन्होंने क्या कहा 1578 के बराबर है, ठीक है। DEF 456, अगेन वही DEF जो कि 456 होना चाहिए था वो आपको दे दिया 912। मतलब आपको बेसिकली इनके बीच का रिलेशन निकालना है। एक ऑब्जर्वेशन है जो 789 और 1578 के बीच में रिलेशन निकालना, और आपको चेक करना है कि क्या इनके बीच में वही रिलेशन है। तो अगर आप देखो यहाँ पर 789 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1578 जो है 1578 इक्वल टू होता है 789 इंटू 2, और जो 912 है इक्वल टू 456 इंटू 2। तो फिर इन्होंने पूछा ABC क्या है, ABC 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 4 6 आंसर आ जाएगा आपका। तो बस थोड़ा सा दिमाग ओपन करना, डायरेक्टली नहीं पूछा है यहाँ यूपीएससी ने। अगर डायरेक्टली यहाँ 7 8 9 लिखा होता और यहाँ 4 5 6 लिखा होता तो आप आंसर 1 2 3 ले आते। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखने, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन नहीं होगा। रिलेशन बस निकाल लो, ठीक है। कि रियल में तो इनका नंबरिंग की है ना 1 to 6 1 to 26, ये तो इन्होंने कंडीशन दे ही दी है। नंबरिंग के हिसाब से होना चाहिए 789, लेकिन हो गया 1578, यहाँ 456 होना चाहिए, यहाँ 912 हो गया। तो अब आप आइडिया लगाओ कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक। आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मतलब 2 टर्म में कुछ रिलेशन है तो तीसरे और चौथे में क्या रिलेशन हो गए। ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, A और B में कुछ रिलेशन है तो C और D में क्या रिलेशन होगा, इस तरह की चीज़ है, ठीक। तो देख लेते हैं ACPQ। A और B में आपका 1 का डिफरेंस है, A + 1 = B आ जाता है, C + 2 = E आता है, P के बाद PQRS 3 में आपका S आता है, एंड Q में आप जब चौथा नंबर देखते हो तो U आता है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस दिख रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ देख लो MNGI के बाद कौन से नंबर दिखेंगे। M के जस्ट बाद जो आपका नंबर आता है वो आता है N सभी में है। N के 2 बाद जो नंबर आता है वो अगर आप देखना चाहो तो P आता है, तो आपके ये B एलिमिनेट हो गया, NP है। देन आपका G के बाद 3 नंबर आता है HIJ, तो J आ जाता है NPJ। अब चौथा नंबर M ही होना चाहिए। I के बाद चौथा नंबर अगर आप देखो तो वही M आ जाता है, तो आंसर इसका D हो गया। इस तरह से ये नंबर जो नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस है या जो अल्फ़ाबेट के जो नंबर्स हम दे देते हैं वो इस तरह से क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आसान क्वेश्चंस ही हैं जो इस लेक्चर में भी हम देख रहे हैं लगातार, ठीक है। देन व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ये रियल में ऐसे था 1/2 to the power -6, 1/4 to the power -3, 1/3 to the power -4, ये है 1/6 to the power -2।
इसमें जो रूल है वो ये होता है 1/x⁻⁻y अगर ये हो तो इसको आप x⁻y लिख लो, चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो जो 1/2⁻6 है ये हो गया 2⁻6, ये हो गया 4⁻3, ये हो गया 3⁻4, ये हो गया 6⁻2। देख लो अब 6⁻2 होता है 36, दैन ये होता है 3 × 3 × 3 × 3 81, देन 4 × 4 × 4 64, और यहाँ भी आपका हो गया 64। आंसर आपका आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको ये चीज़ पता है। अब इतने रूल्स तो पता होने चाहिए, अगर आप ये भी नहीं पता करके जाओगे तो फिर सीसेट में फ़ेल होना तो बनता है, फिर हम डिज़र्व करते हैं सीसेट में फ़ेल होना। हम देखते हैं बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जीएस में पेपर 1 में 140 मार्क्स ले आए और सीसेट में 67 नहीं ला पा रहे हैं। इतना इजी क्वेश्चन होने के बाद आप कैसे यूपीएससी को गालियाँ दे सकते हो, नहीं होनी चाहिए। देन इसमें भी अगले क्वेश्चन में आपको एचसीएफ के रूल्स पता होने चाहिए। अब इन्होंने कहा जो ग्रेटेस्ट लेंथ बतानी है, एक ऐसी ग्रेटेस्ट लेंथ x क्या होगी जो कि इन दो नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ग्रेटेस्ट लेंथ किसी का इंटीग्रल मल्टीपल है तो इट विल बी एचसीएफ ऑफ देम। ठीक, अब एचसीएफ अगर नॉर्मल नंबर होता तो ठीक था, लेकिन ये फ्रैक्शंस हैं तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस का रूल होता है वो आप नोट कर सकते हो। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू एचसीएफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ एलसीएम डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब जो ये 3.5 है इसको आप 3.5 नहीं लिखोगे, इसको आप 7/2 लिखो, और ये 8.75 है इसको आप लिखोगे 35/4। ये तो आपको पता ही होगा ना कि 3 1/2 का मतलब क्या होता है, या 8 3/4 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका इसे मल्टीप्लाई करो, 3 ऐड कर दो, 30/4। तो इनका आपको एचसीएफ निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स जो इन्होंने नंबर पूछा है, एक्स क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 7/2 एंड 35/4। तो ये क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 7 एंड 35 अपॉन एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। एचसीएफ क्या है, 7 और 35 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 35 की जो वैल्यू है वो होती है 5 × 7, हाईएस्ट कॉमन क्या हुआ 7। यहाँ पर एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, इसको अगर आप 2 × 2 कर दो तो टोटल आपका 4 आ जाएगा। आंसर हो गया 4। और 4 को अगर आप इस तरह से लिखोगे तो अगेन वही 4 को 7 से डिवाइड करो तो 1/3/4 आंसर आ गया। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ये वाला तो वेल एंड गुड, और नहीं पता तो ये क्वेश्चंस तो इस टाइप के आपसे नहीं होंगे। तो नॉट एन इजी क्वेश्चन, जनरली लोगों को ये फार्मूला नहीं पता होता। बिलीव मी, हम एचसीएफ और एलसीएम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये फार्मूले हम नहीं याद करने की कोशिश करते। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पता है तो इजी क्वेश्चन है, नहीं पता तो छोड़ दो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन पेपर में, राइट। देन अब ये जो क्वेश्चन है, नेचुरल ग्रोथ रेट किस साल में मैक्सिमम थी। अब बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज आते हैं। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, और एक और ग्रोथ रेट होती है, इसमें माइग्रेशन होता है कि प्लस जो बाहर से आ गए अंदर और माइनस जो बाहर चले गए। ठीक, ये टोटल ग्रोथ रेट में ये जो पॉपुलेशन होती है उसमें यही फैक्टर्स होते हैं। नेचुरल ग्रोथ रेट पूछी है। अब देख लो, बर्थ रेट डेथ रेट को घटा के, बस आपको घटाना है इसमें बैठ के, और कुछ नहीं करना है, राइट। तो अब इतना जिस दिन कर लोगे उस दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम कहाँ है। ठीक, अब घटाने के लिए आप बिल्कुल ही पॉइंट में मत घटाना शुरू हो जाओ, थोड़ा बहुत आप आइडिया लेके घटाना शुरू कर सकते हो। यहाँ आपको दिख रहा है 37 और 15 डिफरेंस है। ठीक, यहाँ आपको दिख रहा है 48 और 35 नहीं होगा, 46 और 36 नहीं होगा आंसर। यहाँ भी आपको 12-13 का ही डिफरेंस दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। 37 यहाँ भी नहीं होगा। 41 में से आप 23 घटाओगे तो ये भी आपको कम दिखेगा। आंसर इन दो में से है, ठीक है। तो इन दो को आप घटा के देख लो, आंसर पता चल जाएगा। ठीक, किसने कहा कि सबको बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट घटाते रहो। ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है ना कि 35.5 और 48 में डिफरेंस आपका अराउंड 13 के आसपास होगा या 12.5 के आसपास होगा। ठीक, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका 22.3 यहाँ से आएगा। और इस वाले ईयर में 1971 से 81 के आसपास नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम है। और अगर आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स पता हो, ठीक है, या थोड़ी सी हिस्ट्री पता हो, तो एक साल छोड़कर
हमेशा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, एक साल घटी थी बट वो हमें चाहिए भी नहीं, नॉर्मली ग्रोथ रेट ऐसे ही होती है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो भैया आंसर में अगर नहीं भी होता ना तो भी आप इजीली बता सकते हो कि हाँ आने वाले टाइम में ही ग्रोथ रेट बढ़ रही है, अभी ग्रोथ रेट डिक्लाइन वाला फेज़ आया नहीं है। ठीक, पॉपुलेशन डिक्लाइन वाला फेज़ अभी आया नहीं है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो इंडिया का है वो अभी बढ़ ही रहा है और अभी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक, 1981 से 1991 और तेज़ी से बढ़ी होगी। ठीक, तो एक वो है अगर आपको पता है, लेकिन डू नॉट ट्राई टू यूज़ जीएस कॉन्सेप्ट्स इन सीसेट टू मच, ये चीज़ ध्यान रखना। नॉर्मल इसका जो फॉर्मूला है वो यही है। ठीक है, ग्रोथ रेट का फुल फॉर्मूला यही है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इनकमिंग माइग्रेशन माइनस आउटगोइंग माइग्रेशन। नेचुरल ग्रोथ रेट में आपके माइग्रेशन वाला फैक्टर इंक्लूड नहीं करते हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अब जो ये क्वेश्चन है रिकरिंग डेसिमल वाला, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है कि इस नंबर को आप इस तरह से लिख लो 1.27 बार। रिपीट होने वाला नंबर क्या है? 27 27 27, यही रिपीट होता रहेगा, राइट। और आपको अल्टीमेटली क्या करना है? रिमूव द बार। जो ये बार है आपको वो अल्टीमेटली हटाना है, क्योंकि बार में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। और बार रिमूव करने के लिए सिंपल क्या तरीका होता है कि एक नंबर ले लो और दूसरा नंबर ले लो, अल्टीमेटली देख लो। सपोज़ ये नंबर x है, ठीक है, तो 10x क्या होगा या 100x क्या होगा? 100x क्या होगा? 127.27 बार, ये हो जाएगा। अब घटा दो आप इसमें से, बस ये ट्रिक है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। x निकालो, 100x निकालो, घटा दो, तो 99x इक्वल टू क्या हो गया? 127। ठीक है, तो जो 127 माइनस 1 इक्वल टू 126, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आंसर बहुत क्लोज दिया है 127/99, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो x इक्वल टू क्या है? 126/99, और इसमें आप देखो तो ये नंबर आपका ऊपर वाला नंबर 6, 2 एंड 1 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो 14/11 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 127 माइनस 1, ये 1 बचेगा, ये बार वाली चीज़ उड़ जाएगी आपकी। तो ये जब बार वाले क्वेश्चंस आएँ तो इसमें फॉर्मूला यही है, रिमूव द बार। और बार रिमूव करके इस तरह से आप दो नंबर ले लो, मल्टीप्लाई करके एक से दूसरे को घटा दो। सिंपलेस्ट वे है बार रिमूव करने का। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर छोड़ दो। ठीक है, फिर भी इजी क्वेश्चन आएंगे। देन इन्होंने कहा कि अगला क्वेश्चन, लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3 4 5 6 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। तो इनमें से 2 घटाई दो पहले, जो रिमाइंडर की बात कर रहा है। तो 1010 की बात कर रहा है, 1020 की बात कर रहा है, 1120 की बात कर रहा है, 1220। ठीक है, अब ये लीस्ट 4 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि ए और बी में से आंसर होगा। अब देख लो 3 4 5 6 से कौन सा डिविजिबल है। अगर आप इसमें देखो कि 3 से डिवाइड होने वाला, 3 का रूल क्या है? सारे नंबर्स का जो सम्मिशन है, ऐड है, वो 3 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें आपको देखोगे कि 1010 में तो 1 + 1 = 2 होता है, 3 से डिविजिबल नहीं है। 1020 1 + 2 3 है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 से भी डिविजिबल है क्योंकि एंड में 20 है, 5 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। देन यहाँ देखो 1 + 1, ये 4 है इनके नंबर का सम, और यहाँ पर 5 है, तो आंसर आपका ये आ गया। अदरवाइज़ जो इस तरह से आपको डिवाइड करना है, तो इनके डिवाइड जब करोगे तो 3 4 5 6 का आपको लेना है एलसीएम। इनका अगर आप एलसीएम ले लोगे 3 4 5 6 का, तो आपको आंसर मिल जाएगा, 60 आएगा, राइट। एलसीएम लेने आपको आने चाहिए। 4 को लिखोगे 2 × 2, 5 को 5 ही लिखोगे, एंड 6 को लिखोगे 3 × 2। इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपको बहुत आराम से अगर आप सॉल्व करो। रिमाइंडर 2 है, हमने पहले ही 2 घटा दिया, बाकी देख लो। डिवीज़न के रूल पर ये तीसरा क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा है। और एलसीएम पर अगेन एक क्वेश्चन है। एलसीएम आपको दिख रहा है ना, 3 2 2 5 3 2, तो 3 यहाँ और यहाँ कॉमन हो गया, हटा दो एक 3, 2 और 2 यहाँ कॉमन हो गया, हटा दो। अदरवाइज एलसीएम जो हम ये वाले मेथड से निकालते हैं वो भी निकालना आपकी मर्जी, वैसे निकाल लो। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी ईजी है। देन अगला क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इजी है। ठीक है, एडल्ट पॉपुलेशन
एक सिटी है वहाँ 40% मैन और 30% वुमेन मैरिड हैं। सपोज़ हम मैन को M कहें एंड वुमेन को W कहें, तो जो मैरिड मैन है, मैरिड मैन हो गए वो क्या है आपके 40m/100, और मैरिड वुमेन कितनी हुई आपकी 30m/100, 30W/100, हम वुमेन को हम W कह दे रहे हैं, ठीक। अब इन्होंने कहा व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन। टोटल आपको मैरिड पॉपुलेशन टोटल निकालना है, मतलब ये, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एंड नो वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन एंड देयर आर नो विडोज एंड नो विडोवर। यहाँ कंडीशन क्या दी, एडल्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। कोई आदमी एक से ज़्यादा शादी नहीं करता, कोई वुमेन भी एक से ज़्यादा शादी नहीं करती, और कोई विडोवर भी नहीं है। इसका मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है वो हमारी टोटल, हमने क्या कहा कि मैन M और W हैं, M+N है, ठीक है, मैरिड मैन और मैरिड वुमेन। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मैरिड मैन एंड नंबर ऑफ मैरिड वुमेन इक्वल होने चाहिए। कंडीशन यहाँ पढ़ो कि कोई आदमी एक से ज़्यादा वुमेन से शादी नहीं करता, कोई वुमेन एक से ज़्यादा मैन से शादी नहीं करती, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो अब आपको निकालना है रेशियो, परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन, ठीक है। इन दोनों में अगर हम कंडीशन को रख के देखें कि ये और ये इक्वल हैं, तो 40m/100 इक्वल टू 30W/100। तो इससे हम अगर निकालने की कोशिश करें तो M इक्वल टू 3/4W, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास है M+W, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन, ठीक। मतलब हमें परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट मैरिड निकालने, मतलब मैरिड मैन कितने हैं 40m/100, मैरिड वुमेन कितनी है 30W/100, टोटल पॉपुलेशन कितनी है M+W। इसमें आप परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, इंटू 100, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इजीली। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, ये इक्वेशन एक हमारे पास थी ही, इसको M की वैल्यू इसमें रख दो, तो ये आपका क्या आएगा, ये 0 से 0 हम काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, ये हो गया 4m+3W, और 10 यहाँ हम कॉमन नीचे भेज देते, 10m+W इंटू 100, और 10 से हमने 100 का था 10 हो गया अल्टीमेटली, और यहाँ पर M की वैल्यू 3/4W हम रख देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 4 इंटू 3/4W प्लस 3W अपॉन 3/4W, 3/4W प्लस W, तो W आपका हर जगह से उड़ गया, इंटू 10 आपका था ही, ठीक है। यहाँ 4 से 4 कट गया, ठीक। तो आंसर आपका इजीली आ जाएगा, आंसर आएगा आपका 6 अपॉन 3/4 प्लस 1 इंटू 10। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 7/4 इंटू 10, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 240/7, ठीक है। 240/7 आप डिवाइड करके देखो तो आंसर आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थोड़ा टफ है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बट इतना भी टफ नहीं है, सिंपल एवरेज का ही क्वेश्चन है ना बेसिकली। और एक कंडीशन ये दे दी है, आपको ये चीज़ें डेसिफर करनी है बस। ये क्वेश्चन अगर आप ये लाइन डेसिफर नहीं कर पाओगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे सॉल्व, ये कुछ भी आप कर लो। जैसे ही आपने ये लाइन डेसिफर की, आपने ये बता दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, तो ये हो गया। और परसेंटेज ऑफ मैरिड मैन कितने हो गए टोटल, यही है। ऊपर हमने टोटल पॉपुलेशन एज्यूम की थी, तो सिंपल चीज़ है, एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में आपको रख देना, ठीक। सॉल्व क्यों हो रहा है, 2 इक्वेशन है और आपकी 2 वेरिएबल्स हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि रिमाइंडर, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर नहीं आते तो छोड़ दो, और आते हैं तो कर लो। ऐसा क्या रिमाइंडर बचेगा जब कुछ नंबर डिवाइडेड बाय 100। ऐसे में हम क्या करते हैं कि पहले हम मतलब या तो पूरा इनको मल्टीप्लाई करके बैठे रहो, देख लो, जिनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है वो लोग कर सकते हैं,
लेकिन नहीं आती तो इनकी ट्रिक क्या होती है, पहले आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, अगर काम बन जाए तो ठीक है, नहीं बन जाए तो फिर आपको डबल डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नहीं बने तो फिर 3 डिजिट 4 डिजिट उस तरह से मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो अगर हम यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करें 1 × 7 × 5 × 2 × 5 तो ये आता है आपका 35 × 10 350 आ जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर को आप 100 से डिवाइड करके देख लो तो आपको पता चलेगा कि 50 आपका रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, 50 आपका रिमाइंडर बच जाता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इनकी ट्रिक है जब ऐसे क्वेश्चंस पूछें। सपोज़ यहाँ नंबर होता 511 इंटू 274 इंटू 361 इंटू समथिंग समथिंग, ठीक है, और वो आपका यूनिट डिजिट से ना निकल रहा होता, सपोज़ डिवाइडेड बाई 100 पूछा होता तो एक डिजिट ना देख के आप दो डिजिट देख लेते फिर मल्टीप्लाई करके, बट ऐसे क्वेश्चन फिर छोड़ देने होते हैं, आप कहाँ तक डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी हर साल क्वेश्चन इजी ही पूछता है, उसमें वो यूनिट डिजिट को ही आपको मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा। ठीक, तो नॉट एन ईजी क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता। अदरवाइज अटेम्प्ट करना है, नंबर चाहिए तो आप नंबर तो ला सकते हो, सीधे मल्टीप्लाई करने बैठ ही जाओ। मतलब जब यही हो जाए कि फेल ही हो रहा है तो बैठ के मल्टीप्लाई कर लेना इस क्वेश्चन को। 51 × 27 35 ये कितनी देर लगेगी, 2 मिनट, 100 से डिवाइड करके देख लेना, 50 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अनअटेम्प्टेबल तो नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर हो जाएगा अगर आपको नहीं पता तो। देन अब इस क्वेश्चन में क्या कहें, मतलब इससे ज़्यादा बच्चों वाले क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। 2500 की एक सम है, वो XYZ 3 प्राणियों में डिवाइड हो रही है, रेशियो 1/2 3/4 5/6 है। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर, मैक्सिमम आपका 5/6 है, मिनिमम 1/2 है। आपको मीन्स X और Z के शेयर की बात करनी है। ठीक है, डिवाइड किया है, टोटल 2500 है। अगर हम नॉर्मल वैल्यू x मान लेते हैं रेशियो में तो 1/2x + 3/4x + 5/6 x = 2500। ये टोटल आपके टोटल शेयर हो गए। इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये 12 हो जाएगा, 6 + 9 + 10 इंटू x = 2500। इस तरह से आप सॉल्व कर लेना। 25x/12 = 2500, तो आपका x आ जाएगा 1200। ठीक है, x 1200 आ गया तो अब निकाल लो इसके शेयर कितने हैं, इसके शेयर कितने हैं, इसके शेयर कितने हैं। जो आपका इस बंदे के शेयर है 1/2x है, मतलब 600 है। जो z के शेयर्स हैं 5/6x है, मतलब 5/6 × 1200 होता है आपका 600। 5/6 × 1200, ठीक है, 1000। टोटल इनका डिफरेंस कितना हुआ, 400। ठीक, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। आप इसमें कोई ऐसी अब बहुत वो तो है नहीं टेढ़ी खीर, बस यही है कि आपको ऐसे इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 10⁻n+1 है। ठीक है, टाइपिंग एरर। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऑब्जर्वेशन से सॉल्व होना चाहिए। इसमें मैं इस क्वेश्चन में आपको 2-4 फंडे पहले बताया था। ये रियल नंबर है, ठीक है, 2-4 टर्म जो होती है, होल नंबर, रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, होल नंबर की अगर हम बात करें, पूरे नंबर ये होते हैं पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, ज़ीरो भी होता है, ये होते हैं होल नंबर। ठीक, अब जो ये नेचुरल नंबर की बात आई, नेचुरल नंबर में एक डिस्प्यूट होता है कि ज़ीरो होता है कि नहीं होता है। ठीक, नेचुरल नंबर हम 1 से मानते हैं, 1 से 1 2 3 4, ज़ीरो नहीं मानते हैं। ज़ीरो को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं, बट अल्टीमेटली जो फाइनल कंक्लूज़न माना गया है, एक फाइनली एक्सेप्टेड ट्रुथ कि नेचुरल नंबर में आप ज़ीरो नहीं लोगे। देन रियल नंबर क्या होते हैं, अगर रियल नंबर आपको पता ही नहीं है और होल नंबर पता नहीं तो इस नंबर को क्या सॉल्व करोगे। ठीक है, रियल नंबर वो होते हैं ऑल रैशनल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स प्लस ऑल इरेशनल नंबर्स। ऑल इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स वो हैं विच कैन बी रिटन एज फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे आप 7.5 को आराम से फ्रैक्शन लिख सकते हो 15/2, तो ये रैशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर जिनको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, विच कांट बी नॉट इन फ्रैक्शंस। इतना आप याद कर लो। इंटीजर होते हैं जो मतलब 1 2 3 4 5 6 ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन इजीली तो सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। इन्होंने कहा ऐसी कौन सी वैल्यू हो n की जिसके सम ऑफ डिजिट
2 हो, 2 में से ये 10 है, मतलब ये कह रहा है कि इसका आप 10 टू द पावर n कितना भी कर लो, सम ऑफ डिजिट 1 आना चाहिए। पता नहीं अगर आपको ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से नहीं सॉल्व कर पाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन से आप सॉल्व करो तो 10 टू द पावर 0 भी 1 होता है, 10 टू द पावर 1 भी 10 होता है, 10 टू द पावर 2 100 होता है, और 10 टू द पावर 3 1000 होता है। सिर्फ 0 ही तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। 10 टू द पावर 10 में क्या होगा, 1 होगा, इसके बाद में 0 0 0 0 ही रहेंगे अल्टीमेटली। तो हमेशा इस चीज़ के 10 टू द पावर n के जो नंबर्स हैं, सम ऑफ डिजिट हमेशा 1 रहने वाला है। तो 1 + 1 = 2, मतलब कोई भी होल नंबर हो जाए वो आपका हो जाएगा। रियल नंबर की बात नहीं होगी, ठीक है, वहाँ पर हम नहीं कह पाएंगे। 10 टू द पावर 7.5 आपको नहीं पता क्या होगा, राइट। तो ये चीज़ें इस तरह से सॉल्व हो सकती हैं क्वेश्चंस, ठीक। देन अगेन ये एक और एवरेज का क्वेश्चन है, जिसमें एवरेज जैसी कोई बात है नहीं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन अ क्लास, जहाँ 3 ग्रुप है, क्लास है, क्लास में A है, B है, C है। अब एक स्टूडेंट A से C में चला जाता है, एक और B से C में 2 चले जाते हैं। तो एवरेज वेट में क्या होगा पूरी क्लास के, A B और C का नहीं पूछा, पूरी क्लास के, पूरी क्लास का तो एवरेज वेट तो वही है ना। एवरेज वेट क्या होगा, टोटल वेट अपॉन टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो A में चाहे अभी 10 स्टूडेंट थे, अब 9 बचे हैं, या C में अभी 5 स्टूडेंट थे और अब 3 और एक्स्ट्रा होके 8 हो गए, लेकिन क्लास में तो स्टूडेंट ना बढ़े हैं ना घटे हैं। नो न्यू स्टूडेंट हैज़ ज्वाइंड एंड नो स्टूडेंट हैज़ लेफ्ट द क्लास, मतलब आपका ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ऑब्वियसली ये सेम रहेगा, तो इसमें कुछ निकालना ही नहीं है। तो ये भी अगेन इजी क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप देखो इस लेक्चर में भी जो 1-2 फार्मूले वाले क्वेश्चन छोड़ के सब इजी हैं। देन अब आपको ये क्वेश्चन और इसका फार्मूला पता होना चाहिए, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता छोड़ देना। एटलीस्ट जो मैथ्स और इंजीनियरिंग के लोग हैं वो तो पता कर सकते हैं, ठीक है। P&C के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी और ये कुछ फार्मूलेज हैं, तो देख लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशन, नोट दिए हैं 50 100 200 500, टोटल 5 टाइप्स ऑफ नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा एट टेकिंग एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि 5 नोट्स हैं, एक बार 3 ले रहे हैं, एक बार 4 ले रहे हैं, एक बार 5 ले रहे हैं, एटलीस्ट लिखा है ना। 3 होता है ओनली 3 नोट्स एट अ टाइम, तो फिर एक चीज़ होती। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उनसे जब आप उनके आप ग्रुपिंग करते हो, ठीक है, 3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम, वो अगर आप निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला है NCR। 5N है और ये R है, ठीक है। मतलब 5C3, अगर आप 3 नोट ले रहे हो तो 5C3 है, 3 डिनोमिनेशन आउट ऑफ 5 ले रहे हो तो इतने तरह के सम बना सकते हो। फिर इसमें आप ऐड करोगे 4 अगर ले रहे हो तो 5C4 + 5C5, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब जो NCR का फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R एंड फैक्टोरियल N-R, ये होता है। फैक्टोरियल क्या होता है, ये फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, इसको इस तरह भी लिखते हैं और 5 के आगे ये सिंबल भी लगा देते हैं, उसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल R, मतलब हो गया फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 10 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो इसमें आपको एक तो तरीका पता होना चाहिए कि NCR लगना है कि NPR लगना है, और दूसरा ये NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए। NCR का फॉर्मूला ये होता है, और अगर आप NPR का भी फॉर्मूला चाहते हो तो वो होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N-R। ये फैक्टोरियल R नहीं होता है इसमें, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो फिर पैसेज का है, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो इसमें अगर आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो तो अगेन ये भी एक मीडियम टू इजी लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो CSAT में और आराम से पास हो सकते हो। ध्यान यही रखना है कि हमें क्या क्वेश्चंस सॉल्व करके एग्ज़ाम में निकल जाना चुपचाप, और कौन से क्वेश्चंस हमें छोड़ देने हैं। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इस लेक्चर में इतना ही।
सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर अगर आप देखना चाहो तो सी सेट का कोर्स स्पेशल कोर्सेज में भी है, देन जीएस प्रीलिम्स क्लासरूम में भी आता है। देन आप बाकी कोर्सेज अगर चेकआउट करना चाहो तो सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। हिस्ट्री ऑप्शनल भी हम लॉन्च करने वाले हैं और स्पेशल कोर्सेज जो प्रीलिम्स के लिए आपको फाइनल मोमेंट में काम आ जाएंगे वो हैं ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।